है यूपीएससी मेंस 2017 से व्हाट प्रॉब्लम्स वर जर्मेन टू द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस इन द मले पेनिनसुला 2017 10 मार्क्स 150 वर्ड्स। तो मले पेनिनसुला जो आज के मलेशिया और सिंगापुर वाला एरिया है, वहां डीकोलोनाइजेशन के टाइम क्या मेन प्रॉब्लम्स थी? लेट्स डाइव इन। राइट। ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स था और इसकी चैलेंजेस आज भी रेलेवेंट है। देखो, सबसे पहले वहां सिग्निफिकेंट एथनिक टेंशंस थी। जो पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया वो कभी कभी मेजॉरिटी मलेज को फेवर करता था। अब सोचो, इससे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के बीच टेंशंस तो बढ़ेंगी ही ना। हाँ बिल्कुल। तुम्हारे हिसाब से ऐसे सिस्टम का लॉन्ग टर्म सोशल फैब्रिक पर क्या इंपैक्ट हो सकता है? जाहिर है नेगेटिव ही होगा। हाँ, ये तो सीधा सीधा फ्रिक्शन क्रिएट करेगा कम्युनिटीज के बीच। इट साउंड्स लाइक सेटिंग अप प्रॉब्लम्स फॉर द फ्यूचर। और क्या इश्यूज थे? फिर आती हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। कॉलोनियल रूल ने क्या किया था कि लेबर और रिसोर्सेज का डिवीजन एथनिक लाइंस पर कर दिया था। मतलब समझो, एक एथनिक ग्रुप को एक तरह का काम दे दिया, दूसरे को दूसरी तरह का। अच्छा। क्या लगता है तुम्हें, ऐसी हिस्टोरिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को रिवर्स करना कितना चैलेंजिंग होता होगा? ये इकोनॉमिक रूट्स कितनी डीप जाती होंगी? बहुत ज्यादा चैलेंजिंग। इट्स लाइक अनडूइंग डेकेड्स मे बी सेंचुरीज ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रामिंग। एक जनरेशन में तो मुश्किल ही लगता है। एग्जैक्टली। और फिर था पॉलिटिकल डोमिनेंस का इशू। एक पार्टी, द यूनाइटेड मलेज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएमएनओ, इंडिपेंडेंस के बाद से बहुत लंबे टाइम तक पावर में रही। जब एक ही पार्टी इतने टाइम तक रूल करती है तो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कमजोर हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। और इससे फिर करप्शन, क्रोनिज्म और यहाँ तक कि ऑथोरिटेरियनिज्म के एलिगेशंस भी आए। क्या लगता है, वन पार्टी डोमिनेंस से हमेशा ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं या मैनेज किया जा सकता है? अकाउंटेबिलिटी का सवाल तो उठता ही है। लॉन्ग टर्म रूल में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना एक चैलेंज तो है। अच्छा, क्या बॉर्डर्स को लेकर भी कुछ इश्यूज थे? हाँ बिल्कुल, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। डीकोलोनाइजेशन के बाद मलेशिया के अपने नेबर्स के साथ कुछ डिस्प्यूट शुरू हो गए, जैसे बोर्नियो आइलैंड को लेकर इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ, और स्प्रैटली आइलैंड्स को लेकर चाइना और दूसरे देशों के साथ। अच्छा। इमेजिन करो, मैप पर बॉर्डर ड्रॉ करना कितना कॉम्प्लेक्स डिसीजन हो सकता है, राइट? स्पेशली जब उसमें रिसोर्सेज इन्वॉल्व हों। एब्सोल्युटली। बिना लोकल कॉन्टेक्स्ट के बॉर्डर्स बनाना तो रेसिपी फॉर डिजास्टर लगता है। हिस्ट्री में ऐसे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। और एक फेमस इंसिडेंट था सेपरेशन ऑफ सिंगापुर 1965 में। सिंगापुर का मर्जर हुआ था फेडरेशन ऑफ मलाया के साथ 1963 में, पर यह सिर्फ 2 साल चला। सिर्फ 2 साल? वाओ। हाँ, क्यों? वही एथनिक टेंशंस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स। इसके कारण सिंगापुर को 1965 में अलग होना पड़ा। ये सेपरेशन एक्सपेक्टेड था या एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था उस टाइम? लुकिंग बैक, क्या ये इनएविटेबल लगता है? वाओ, सिर्फ 2 साल? दैट्स इनक्रेडिबली शॉर्ट फॉर अ पॉलिटिकल यूनियन। क्लियरली द अंडरलाइंग इश्यूज बहुत स्ट्रांग थे। और क्या फैक्टर्स थे? फिर आती हैं रिलीजियस टेंशंस। मलेशिया में इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन है, तो कभी-कभी मेजॉरिटी मुस्लिम मलेज और माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स के बीच टेंशंस हुई हैं। एक स्टेट में रिलीजियस डाइवर्सिटी को फेयरली मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है? सोचो, कैसे एक स्टेट सबके लिए रिलीजियस फ्रीडम इंश्योर कर सकता है? क्रूशल है सोशल हार्मनी के लिए। अगर माइनॉरिटीज को इनसिक्योरिटी फील होगी तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? व्हाट अबाउट द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द लैंड? उनका क्या हुआ? गुड पॉइंट। दैट ब्रिंग्स अस टू इंडिजिनस राइट्स। जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, उनके लैंड, रिसोर्सेज और कल्चरल प्रिजर्वेशन के राइट्स आज भी एक कंटेंशियस इशू हैं। ये कंटेंशियस इशू होने का उन कम्युनिटीज की डे टू डे लाइफ में क्या मतलब हो सकता है? उनकी आइडेंटिटी और लाइवलीहुड पर इसका क्या असर पड़ता होगा? मतलब उनका वे ऑफ लाइफ कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट या नेगोशिएशन में रहता होगा? बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। और कोई पॉइंट? हाँ, एक लास्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल रिविजनिज्म। मतलब हिस्ट्री को अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से रीराइट करने की कोशिश हुई है। कुछ इवेंट्स जैसे 1969 के रेशियल राइट्स, उनको सप्रेस किया गया, जो कि कुछ और चीजों को ग्लोरीफाई किया गया होगा। अच्छा। हिस्ट्री को एक्यूरेटली प्रेजेंट करना क्यों जरूरी है, स्पेशली डाइवर्स सोसाइटीज में? क्या होता है जब हिस्ट्री एक पॉलिटिकल टूल बन जाती है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स एथनिसिटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, बॉर्डर्स, रिलीजन, हिस्ट्री सब आपस में जुड़ी हुई लग रही हैं। एक कॉम्प्लेक्स वेब जैसा। व्हाट्स द कोर आइडिया हियर? देखो, लेगेसी काफी कॉम्प्लेक्स है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी दोनों के मिले जुले एफर्ट्स चाहिए। फोकस होना चाहिए इंक्लूसिविटी पर, सोशल कोहेशन पर और सबके लिए इक्विटेबल डेवलपमेंट पर। तभी रीजन एक स्टेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर की तरफ बढ़ सकता है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कोई स्विच नहीं जो ऑन ऑफ कर दिया। ओके, सो अब हमने ये फर्स्ट आंसर कवर कर लिया है। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। इस आंसर के मेन पॉइंट्स क्या थे? कोशिश करो याद करने की। एथनिक टेंशंस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, पॉलिटिकल डोमिनेंस, याद है? टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी थे। हाँ, सिंगापुर सेपरेशन, रिलीजियस टेंशंस। राइट, इंडिजिनस राइट्स और हिस्टोरिकल रिविजनिज्म याद आ रहे हैं? अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ इस आंसर का मेन आइडिया क्या था? इमेजिन तुम किसी दोस्त को समझा रहे हो। पॉज करके सोचो, देन कंटिन्यू। ग्रेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है यूपीएससी मेंस 2016 से। द एंटी colonial struggles in West Africa were led by the new elite of Western educated Africans. Examine 2016 12.5 marks 200 words. Here's where it gets really interesting. Education का रोल फ्रीडम स्ट्रगल्स में। बिल्कुल, ये स्ट्रगल्स वेस्ट अफ्रीका की इंडिपेंडेंस के लिए क्रूशल थे और इसमें वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन्स की नई एलीट का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था।
लेट्स स्टार्ट विद द इमर्जेंस ऑफ दिस न्यू एलीट। ये एलीट लेट कॉलोनियल पीरियड में उभरी। कैसे? कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन इंट्रोड्यूस की थी, प्राइमरली इसलिए ताकि लोकल्स को कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में सबऑर्डिनेट रोल्स के लिए ट्रेन किया जा सके। अच्छा, मतलब क्लर्क्स वगैरह बनाने के लिए। हाँ, कुछ वैसा ही। सोचो, आयरनी देखो, जो टूल कंट्रोल के लिए बनाया गया वही फ्रीडम का टूल बन गया। तुम्हारे हिसाब से एजुकेशन जो सबसर्वियंस के लिए थी, वो लिबरेशन का टूल कैसे बन गई? कमाल की बात है। इट्स लाइक द कॉलोनाइजर्स एक्सीडेंटली क्रिएटेड देयर ओन ऑपोजिशन लीडर्स। तो ये एलीट लीड कैसे कर रही थी स्ट्रगल को? प्राइमरीली थ्रू पॉलिटिकल लीडरशिप एंड फॉर्मिंग नेशनलिस्ट पार्टीज। बहुत से वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन्स की पॉलिटिकल लीडर्स बन गए। उन्होंने नेशनलिस्ट पार्टीज बनाई, स्पेसिफिकली कॉलोनियल रोल को चैलेंज करने के लिए। एग्जाम्पल्स हैं क्वामे नक्रुमा घाना में और लियोपोल्ड सेदार सेंघोर सेनेगल में। एजुकेशन ने उन्हें लीडरशिप के लिए कैसे एम्पावर किया होगा? वेस्टर्न एजुकेशन से उन्हें क्या स्किल्स मिले होंगे? शायद आर्टिकुलेट करना सीखा, ऑर्गेनाइज करना और कॉलोनाइजर के सिस्टम को ही समझकर उसे चैलेंज करना सीखा। प्रिसाइसली, वही स्किल्स काम आए। उनका इन्फ्लुएंस लेबर मूवमेंट्स में भी काफी था। इन्होंने लेबर मूवमेंट्स और स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करने में क्रूशियल रोल निभाया। ये कॉलोनियल अथॉरिटीज को चैलेंज करने का एक इंपॉर्टेंट टूल बन गया। तुम्हें क्या लगता है, लेबर मूवमेंट्स कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट इतने इफेक्टिव क्यों थे? काम रोक देने से क्या इंपैक्ट पड़ता है? सीधा इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन भी डिस्टर्ब होता है, प्लस यूनिटी दिखती है लोगों की, पावर इन नंबर्स। करेक्ट। इसके अलावा उन्होंने पैन अफ्रीकनिज्म और यूनिटी को प्रमोट किया। ये एलीट अक्सर पैन अफ्रीकनिज्म की बात करते थे, यानी सब अफ्रीकन्स के बीच यूनिटी की भावना कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ाई में। ये पैन अफ्रीकनिज्म का प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है ग्राउंड लेवल पर? ये एक्शन में कैसे ट्रांसलेट होता है? एक शेयर्ड आइडेंटिटी बनाना, बॉर्डर्स के पार एक दूसरे को सपोर्ट करना, शायद एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट कॉमन फ्रंट। यस, ये सब एस्पेक्ट्स थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और नेगोशिएशंस में भी की रोल प्ले किया। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते थे और कॉलोनियल पावर्स के साथ नेगोशिएशंस में एंगेज होते थे। डिमांड क्या थी? पहले ग्रेटर ऑटोनॉमी और फिर इवेंचुअली सेल्फ गवर्नेंस। ये नेगोशिएशंस कैसे होते होंगे कॉलोनियल पावर्स के साथ? इमेजिन करो, तुम अपने कॉलोनाइजर्स के साथ टेबल पर बैठे हो, क्या चैलेंजेस आते होंगे? बहुत इंटेंस डिस्कशंस होती होंगी, हाई स्टेक्स, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स और डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ती होगी। प्रेशर तो बहुत रहता होगा। डेफिनेटली। और फाइनली उनका यूज ऑफ मीडिया एंड एजुकेशन। इन्होंने मीडिया आउटलेट्स जैसे न्यूज़पेपर्स और रेडियो का इफेक्टिवली इस्तेमाल किया नेशनलिस्ट आइडियाज को फैलाने और पॉपुलर सपोर्ट मोबिलाइज करने के लिए। इंटरेस्टिंग। आज के डिजिटल एज में इसका पैरेलल क्या हो सकता है? सोशल मीडिया? परहैप्स मीडियम बदल गया है, पर पर्पस तो सिमिलर ही है ना, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना और उन्हें मोबिलाइज करना। तो एजुकेशन का रोल सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं था, बल्कि लीडरशिप डेवलप करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, लोगों को मोबिलाइज करना और मॉडर्न वर्ल्ड के टूल्स को इस्तेमाल करना भी शामिल था। एजुकेशन ने उन्हें इक्विप किया। एग्जैक्टली। ये लीडर्स इंस्ट्रूमेंटल थे। उन्होंने अपनी एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके लोगों को इकट्ठा किया और इंडिपेंडेंस के लिए नेगोशिएट किया। उनके एफर्ट्स ने पोस्ट कॉलोनियल वेस्ट अफ्रीका को प्रोफाउंडली शेप किया। Okay, let's do a recap for this one too. वेस्ट अफ्रीका में वेस्टर्न एजुकेटेड एलीट ने एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को कैसे लीड किया? कैन यू रिकॉल 2-3 इंपॉर्टेंट वेज? पॉलिटिक्स, लेबर, आइडियाज के बारे में सोचो। याद आया? हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज, लेबर यूनियंस, पैन अफ्रीकनिज्म। राइट। अब अपने वर्ड्स में इसका मेन आइडिया समझाने की कोशिश करो। पॉज एंड रिफ्लेक्ट। थिंक अबाउट हाउ एजुकेशन टर्न्ड इनटू अ वेपन। एक्सीलेंट। अब इंडिया की बात करते हैं। क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस 2014 से। What were the major political, economic and social developments in the world which motivated the anti-colonial struggle in India? 2014, 10 marks, 150 words. तो ऐसे कौन से ग्लोबल फैक्टर्स थे जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट को मोटिवेट किया? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडिया का स्ट्रगल आइसोलेशन में नहीं था, ये ग्लोबल इवेंट से डीपली जुड़ा हुआ था। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ दीज ग्लोबल डेवलपमेंट्स। सबसे पहले कंसिडर करो द डिक्लाइन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। 20th सेंचुरी में ब्रिटिश पावर काफी कम हो गई, मेनली 2 वर्ल्ड वॉर्स के मैसिव कॉस्ट और इम्पैक्ट के कारण। इन वॉर्स ने उनकी इकोनॉमी और मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कमजोर कर दिया। हिस्टोरिकली मेजर वॉर्स पावरफुल एम्पायर्स को कैसे वीकन करती हैं? टिपिकल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज ड्रेन हो जाते हैं, मैन पावर का लॉस होता है, प्रेस्टीज कम होती है, शायद कंट्रोल मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। एब्सोल्युटली। और इससे ही जुड़ा है वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 का डायरेक्ट इम्पैक्ट। इन वॉर्स ने ग्लोबल पावर डायनामिक्स को रेडिकली बदल दिया। नए वर्ल्ड लीडर्स इमर्ज हुए, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, और दोनों ने अपने अपने रीजन से डीकॉलोनाइजेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन को ब्रॉडली सपोर्ट किया। व्हाई वुड दीज न्यू सुपर पावर्स सपोर्ट डीकॉलोनाइजेशन? उनके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या थे? शायद नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। पुराने एम्पायर्स को अंडरमाइन करना भी एक रीजन हो सकता है। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। फिर था डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का। ब्रिटिश रूल का मतलब था हाई टैक्सेस, फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स की फोर्स्ड कल्टीवेशन और अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज।
इसने इंडियन पॉपुलेशन को सिस्टमैटिकली गरीब बनाया और नेचुरली डिसकंटेंट बढ़ाया। ये इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी से कैसे रिलेटेड है, यानी वो विचार कि ब्रिटिश शासन ने सिस्टमैटिकली भारत से वेल्थ निकाली, राइट? इस कंटिन्यूअस ड्रेन ने बदलाव की इच्छा को कैसे फ्यूल किया। सिंपल सी बात है, जब लोग इकोनॉमिकली स्ट्रगल करते हैं तो वो पॉलिटिकल चेंज की डिमांड करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। भूखे पेट क्रांति की आवाज ज्यादा जोर से निकलती है। ट्रू। इंटरनली भी एक बड़ा फैक्टर था राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म जिसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स ने एम्बॉडी किया, ने डाइवर्स इंडियन पॉपुलेशन को ब्रिटिश रूल के खिलाफ यूनाइट करने में की रोल निभाया। नेशनलिज्म इतनी पावरफुल फोर्स कैसे बन जाती है, स्पेशली इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में? कौन सी चीजें लोगों को एक नेशन के रूप में आइडेंटिफाई करने पर मजबूर करती हैं? शेयर्ड ग्रीवेंसेस, शेयर्ड एस्पिरेशंस फॉर द फ्यूचर, इंस्पायरिंग लीडरशिप, एक कॉमन एनिमी का होना, ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं। ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स भी था। दूसरे देशों में सक्सेसफुल एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स ने इंस्पिरेशन दी। फॉर इंस्टेंस, आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1919 टू 1921 या इवन द रशियन रेवोल्यूशन 1917। भले ही आइडियोलॉजी अलग थी, पर उन्होंने दिखाया कि पावरफुल रेजिम्स को ओवरथ्रो किया जा सकता है। राइट। ये इंस्पिरेशन बॉर्डर्स के पार कैसे ट्रैवल करती है? रेजिस्टेंस की कहानियां कैसे फैलती हैं? न्यूज़ के थ्रू, इंटेलेक्चुअल्स के राइटिंग्स से, माइग्रेंट्स के एक्सपीरियंसेस से, शायद कॉमन कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस शेयर करने से भी। यस, इंटरनेशनल बॉडीज ने भी रोल प्ले किया, जैसे रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यूनाइटेड नेशंस, जो WWI के बाद बना, उसने अपने चार्टर में लोगों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को प्रमोट किया और जनरली डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस को एनकरेज किया। लेकिन ऐसे इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस का ग्राउंड रियलिटीज पर कितना रियल इंपैक्ट होता है? क्या सिर्फ शब्दों से दुनिया बदल सकती है? कभी कभी ये लेजिटिमेसी और मॉरल सपोर्ट देते हैं, भले ही एनफोर्समेंट वीक हो, एक मॉरल प्रेशर तो बनता ही है। गुड पॉइंट। एक और फैक्टर था एक्सपोजर टू लिबरल आइडियाज। जब इंडियन एलीट्स ब्रिटेन और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में एजुकेशन लेने गए, तो वो डेमोक्रेसी, फ्रीडम और सेल्फ डिटर्मिनेशन जैसे लिबरल आइडियाज से एक्सपोज हुए। ये आइडियाज इंडिया के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कैसे अडेप्ट किए गए होंगे? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को इंडियन सिचुएशन के लिए कैसे टेलर किया गया? शायद सेल्फ रूल पर फोकस करके और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग अप्लाई करके, अपने स्वाभिमान की बात को पॉलिटिकल राइट्स से जोड़कर। और लास्टली, इंटरनल सोशल रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में इंडिया में कई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, जिनका एम था सोशल इनइक्वालिटीज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और दूसरी रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस को हटाना। सोशल फैब्रिक को स्ट्रेंथन करने से पॉलिटिकल फ्रीडम मूवमेंट को कैसे मदद मिली? क्या सोशल प्रोग्रेस पॉलिटिकल प्रोग्रेस को इनेबल करता है? एक ज्यादा यूनिफाइड और जस्ट सोसाइटी शायद एक्सटर्नल रूल के खिलाफ लड़ने में ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये एक मिक्स था, इंटरनल फैक्टर्स जैसे नेशनलिज्म का बढ़ना और सोशल रिफॉर्म, और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे ब्रिटिश पावर का कमजोर होना और ग्लोबल आइडियाज और इवेंट्स का इन्फ्लुएंस। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि इंडिया की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ इंटरनल डिटर्मिनेशन से नहीं, बल्कि ग्लोबल चेंजेस से भी फ्यूल हुई थी। इन सब फैक्टर्स का कन्वर्जेंस, इंटरनल रिजॉल्व का फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशन से मिलना ने ब्रिटिश रूल को खत्म करना पॉसिबल बनाया। ये सच में हाईलाइट करता है कि इंडिया का स्ट्रगल उस दौर के ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन से कितना इंटरकनेक्टेड था। सही है। चलो इसका भी रिकैप करते हैं। वो की ग्लोबल डेवलपमेंट्स कौन से थे जो इंडिया के एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के पीछे मोटिवेशन थे? एक या दो पॉइंट्स बताओ। वॉर्स, एम्पायर्स, आइडियाज के बारे में सोचो। हाँ, याद है? हाँ, वर्ल्ड वॉर्स, ब्रिटिश डिक्लाइन, अदर मूवमेंट्स का इन्फ्लुएंस। परफेक्ट। अब इस आंसर का मेन आइडिया अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। टेक अ मोमेंट टू सिंथेसाइज, हाउ डिड द वर्ल्ड हेल्प इंडियाज फाइट फॉर फ्रीडम? वेरी गुड। आज का आखिरी सवाल है यूपीएससी मेंस 2013 से। Africa was chopped into states artificially created by accident of European competition. Analyze. 2013, 10 marks, 200 words. ये statement काफी strong sound करता है. Chopped into states artificially. Let's analyze this. हाँ, ये स्टेटमेंट स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका को रेफर करता है, वो पीरियड लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरीज में, जब यूरोपियन पावर्स ने तेजी से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एक्वायर किया और आपस में बांट लिया। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट बॉर्डर्स, आइडेंटिटी और कॉन्फ्लिक्ट जो आज तक चला आ रहा है। पहले थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका हुआ रिलेटिवली क्विकली, मेनली 1884 से 1914 के बीच। इतनी जल्दी क्यों? यूरोपियन पावर्स के बीच टेरिटरी और रिसोर्सेज के लिए इंटेंस कंपटीशन था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए नए मार्केट्स की ह्यूज डिमांड क्रिएट कर दी थी, तो अफ्रीका एक प्राइम टारगेट बन गया। इमेजिन करो, अफ्रीका एक केक की तरह था जिसे मेहमान आपस में बांट रहे थे, बिना उस घर के लोगों से पूछे जिन्होंने वो केक बनाया था या जो उस घर में रहते थे। बहुत पावरफुल और दुख भरी एनालॉजी है। तो ये डिवीजन फॉर्मलाइज कैसे हुआ? कोई मीटिंग हुई थी क्या? हाँ, द बर्लिन कॉन्फ्रेंस 1884-85। इस कॉन्फ्रेंस ने इफेक्टिवली अफ्रीका के डिवीजन को यूरोपियन पावर्स के बीच फॉर्मलाइज किया। इसका मेन एम एक्चुअली यूरोपियन पावर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकना था कॉलोनाइजेशन प्रोसेस पर। लेकिन जो बाउंड्रीज बनाई गई, उन्होंने अफ्रीका के लोगों के एग्जिस्टिंग एथनिक, कल्चरल और पॉलिटिकल डिविजन्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। बिल्कुल नहीं। अक्सर बॉर्डर्स लिमिटेड नॉलेज या इनएक्यूरेट मैप्स के बेसिस पर ड्रॉ किए गए, कभी-कभी तो लिटरली मैप पर सीधी लाइंस खींच दी गई। सीधी लाइंस? हाँ,
ऐसे बॉर्डर्स के इमीडिएट और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? क्या होता है जब तुम एक कम्युनिटी के बीच से लाइन खींच देते हो या दो दुश्मन ग्रुप्स को एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डाल देते हो? कॉन्फ्लिक्ट, इंस्टेबिलिटी, आइडेंटिटी का लॉस, ये तो इनएविटेबल लगता है। कम्युनिटीज जो सदियों से एक तरह रहती आ रही थी, उन्हें सडनली अलग कर दिया गया या राइवल्स के साथ बांध दिया गया। एग्जैक्टली। अब देखते हैं मोटिव्स बिहाइंड कॉलोनाइजेशन। यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका को प्राइमरीली 3 रीजन से कॉलोनाइज किया। पहला, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, रिसोर्सेज जैसे रबर, डायमंड्स, कॉपर तक पहुंच। दूसरा, पॉलिटिकल कंपटीशन, अपने राइवल्स पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और ग्लोबल इन्फ्लुएंस हासिल करना। और तीसरा, कल्चरल रिलीजियस बिलीफ्स, ये पैटर्नलिस्टिक और रेसिस्ट आइडिया की वो सिविलाइजिंग मिशन पर हैं। वही व्हाइट मैन्स बर्डन वाली बात। कुछ वैसा ही। कॉलोनाइजर्स ने इन मोटिव्स को उस वक्त कैसे जस्टिफाई किया था? क्या नैरेटिव्स क्रिएट किए गए थे? अक्सर उन्होंने इसको प्रोग्रेस, क्रिश्चियनिटी और ऑर्डर लाने के रूप में फ्रेम किया, जबकि असलियत में एक्सप्लॉयटेशन था। एक तरह का जस्टिफिकेशन मैकेनिज्म था। वही नैरेटिव था। अब आते हैं क्वेश्चन के कोर पर, आर्टिफिशियल बॉर्डर्स एंड लास्टिंग इम्पैक्ट्स। अफ्रीका को इन आर्टिफिशियल स्टेट्स में डिवाइड करने के प्रोफाउंड और लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज हुए। जैसा हमने डिस्कस किया, यूरोपियन ड्रॉन बॉर्डर्स ने अक्सर एग्जिस्टिंग एथनिक, कल्चरल और पॉलिटिकल रियलिटीज को इग्नोर किया। इससे क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े होंगे। हाँ, डाइवर्स ग्रुप्स के बीच टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े, कोहेसिव नेशनल आइडेंटिटीज को डेवलप होने में मुश्किल आई और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फॉस्टर हुई। क्या हम आज भी इन आर्टिफिशियल बॉर्डर्स के इम्पैक्ट्स को अफ्रीका के कई रीजन्स में देखते हैं? क्या आज के कॉन्फ्लिक्ट्स की जड़ें कभी-कभी इन कॉलोनियल एरा डिसीजंस में होती हैं? बहुत लाइकली लगता है। कई एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और बॉर्डर डिस्प्यूट्स का ओरिजिन इस दौर में ट्रेस किया जा सकता है। तो साफ है कि बॉर्डर्स यूरोपियन कन्वीनियंस के हिसाब से थे, अफ्रीकन रियलिटीज के हिसाब से नहीं। एक ऐसी लेगेसी जो आज भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। प्रिसाइसली। इन स्टेट्स का आर्टिफिशियल नेचर जो यूरोपियन कंपटीशन से पैदा हुआ था ना कि ऑर्गेनिक लोकल डेवलपमेंट से, उसने नेशन बिल्डिंग, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गहरे चैलेंजेस क्रिएट किए। ये चैलेंजेस आज तक अफ्रीका के कई हिस्सों को अफेक्ट कर रहे हैं। टाइम फॉर अ फाइनल रीकैप ऑन दिस वन। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका क्या था और बर्लिन कॉन्फ्रेंस का क्या रोल था इसमें? आर्टिफिशियल बॉर्डर्स ने अफ्रीका को कैसे इम्पैक्ट किया? नाउ ट्राई टू पुट इट इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट वाज द मेन आइडिया ऑफ दिस आंसर? Summarize the connection between European competition, artificial borders, and Africa's subsequent challenges. कैसे यूरोप की रेस ने अफ्रीका का फ्यूचर शिप किया? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स पर बेस्ड यूपीएससी मेंस पेपर से। हमने मलय पेनिनसुला की प्रॉब्लम्स, वेस्ट अफ्रीका में एजुकेटेड एलीट का रोल, इंडिया के स्ट्रगल के ग्लोबल मोटिवेशंस और द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका को कवर किया। उम्मीद है इस डिस्कशन से डॉट्स कनेक्ट करने में मदद मिली होगी। हाँ, और की टेक अवे ये है कि ये सब हिस्ट्रीज आपस में कितनी जुड़ी हुई हैं और कैसे कॉलोनियल लेगेसीज, चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हों, इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज हों या सोशल डिविजन्स, आज भी हमारे प्रेजेंट को प्रोफाउंडली शेप कर रही हैं। आज की डिस्कशन से तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लगा? थिंक अबाउट हाउ अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ डीकॉलोनाइजेशन, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज और रीजन स्पेसिफिक इश्यूज के साथ हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग करंट ग्लोबल पॉलिटिकल एंड सोशल डायनामिक्स। बिल्कुल, सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए। मिलते हैं अगली बार एक नई एक्सप्लोरेशन के साथ। जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। आज डिस्कस की गई कॉलोनियलिज्म की किसी एक स्पेसिफिक लेगेसी के बारे में सोचो, जैसे अफ्रीका में आर्टिफिशियल बॉर्डर्स या मलय पेनिनसुला में एथनिक टेंशंस या एजुकेटेड एलीट्स का रोल, और सोचो कि ये दुनिया में हो रही किसी करंट न्यूज इवेंट में कैसे रिफ्लेक्ट हो रही होगी। How might a conflict, a political debate, or an economic challenge today have roots in these historical processes we discussed? इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं, just food for thought. Think, connect the past to the present.